संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल विकसित भारत का कालखंड होगा। आरबीआई के गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना। और देश भर में आज मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया है। ये सत्र इस महीने की 29 दिसंबर तक चलेगा। एक ट्वीट में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद के 23 दिन के शीतकालीन सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया केंद्र सरकार विधायी कामकाज और अन्य मामलों पर रचनात्मक बहस चाहती है। ये पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व मिला है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। सत्र से पहले कल नई दिल्ली में संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन ने भाग लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले ये अनुमान 6.5% था। चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए विश्व बैंक ने बताया कि अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत ने वैश्विक समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद अत्यधिक घरेलू मांग के कारण भारत के पूरे विश्व में सर्वाधिक उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की गई। इससे रेपो रेट बढ़कर 6.25% हो गया है। Strengthen the medium-term growth prospects of the Indian economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate, as I have said, by 35 basis points to 6.25%. and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. As regards the stance of the monetary policy, the MPC took a holistic view of the policy rate and the liquidity conditions relative to inflation.
इसी प्रकार फिच रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7% बनाए रखी है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इस वर्ष भारत सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक हो सकता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुढ़नी, ओडिशा में पदमपुर और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के तहत कल होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल से। जी सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहते हैं कि भानु प्रताप में कल होने वाली मतगणना के लिए क्या क्या और कैसी व्यापक तैयारियां की गई हैं? मतगणना की पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु यहाँ पर मतगणना कक्ष के साथ साथ यहाँ पर सभी मतगणना स्टाफ की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण एवं पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था कर ली गई है और कल प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सर, कल होने वाली मतों की गिनती में कितने टेबल लगने वाले हैं और ये गिनती कितने राउंड तक चलेगी? मतगणना के लिए हम कल 14 टेबल लगा रहे हैं और इसके अलावा डाक मत पत्र की गणना के लिए एक और टेबल लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर 15 टेबल लगेगा और हमारे 256 मतदान केंद्र हैं, तो इस तरह हमारे कुल 19 राउंड की मतगणना कल होगी। जी सर, तो ये इसकी जो रिजल्ट है, चुनाव के जो नतीजे हैं, हमें कब तक मिल जाएंगे? संभावना है कि कल 2 बजे के आसपास हमको रिजल्ट जानने का मौका मिल जाएगा। बाकी परिस्थिति है कि क्या होता है, उसके हिसाब से 2 बजे तक हम लोग संभावना जता रहे हैं। जी, दूरदर्शन समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब रुक करते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल आज ही के दिन शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन एकत्र करने के लिए मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। एक वीडियो संदेश में श्री सिंह ने सभी से बहादुरों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में भी सशस्त्र झंडा दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों की विधवाओं और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। इसी तरह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए धनराशि एकत्रित की गई। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी ग्रुप कमांडर ब्रिजेश कुमार शर्मा ने लोगों को सैनिक कल्याण और सहायता के लिए धन देने की अपील की। आज का दिन झंडा दिवस यानी कि देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। ये उन जांबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जो देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इस दिवस की शुरुआत 7 दिसंबर 1949 को हुई थी। इस दिन एक विशेष प्रकार का झंडा वितरण कर लोगों से धन संग्रह कर शहीदों के प्रति, उनके परिवार, उनकी वीर नारियों के प्रति कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। जिला संयोजक एसी पंथ ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लोगों से स्वैच्छिक रूप से दान करने की अपील की। आन बान और शान के लिए न्यौछावर होने वाले उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी इस धरती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और मैं आप सभी को बतलाना चाहूँगा कि आज झंडा दिवस पर एक विशेष प्रकार का फ्लैग लगाया जाता है और आज के दिन इसी झंडा दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित होने वाली राशि को उन्हीं जाबाज शूरवीरों के परिवार, उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके पुनर्वास हेतु खर्च किया जाता है।
इस अवसर पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल भूतपूर्व सैनिक सरदार भगवान सिंह और मंशूराम डटसेना ने युद्ध के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। 10-20 आदमी बैठे थे तो हमारे को सामने फुल ऑर्डर दे दिया, मारना हो मराना काम है तुम्हारा। तो जब ऐसे हुआ तो सामने आते गए तो मेरे ऊपर ही बहन छोड़ दिया था कि जब पहला फायरिंग आप करोगे आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। जब सामने से दुश्मन हमारे बिल्कुल पास में आ गया तो हमने फायर किया। उधर के भी आदमी बहुत मर गए, हमारा आदमी बिल्कुल सेफ रहे। उसके बाद कम से कम पूरी लड़ाई हमने 2 महीने लड़े हैं और गवर्नमेंट के कागजों में हमारे को 12 दिन शो किया था उस ज़माने में। तो 2 महीने लड़ाई में खुद हमने लड़े हैं, तो जिसमें ज़्यादा बहुत हमारे भी आदमी शहीद हो गए थे। लगभग 40 आदमी हमारी बटालियन के शहीद हुए थे। 71 वार के समय में असली उसने बेंगलोर में था, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग यलहंका बेंगलोर में है वो। तो अचानक हमको शायद जुलाई अगस्त का महीना का होगा, वहाँ से हमको गुवाहाटी बुलाया गया 3 महीने के लिए। वहाँ गए तब तक पता नहीं था हमको कि किस लिए ऐसा आना पड़ा। यानी अक्सर ही क्या होता है कि किस लिए जा रहे हैं वो खबर करते हैं, वो हमको मालूम नहीं था। वहाँ जाने के बाद भी पता नहीं चला, साधन नहीं था, इतने संचार साधन नहीं थे, न टेलीफोन का उतना ही नहीं, सुविधा भी नहीं थी, मोबाइल तो था ही नहीं। वहाँ जाने के बाद पता चला कि युद्ध छिड़ने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि सशस्त्र सेना के सम्मान में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है और इस दिन लोगों को एक विशेष झंडा देकर सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया जाता है। काशी आकर क्रूज से घाट और गंगा आरती देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। वहीं ऐसा ही अनुभव ले रहे हैं काशी तमिल संगमम में आए एंटरप्रेन्योर। और क्रूज पर काशी तमिल संगमम का आया हुआ यह समूह, ये लोग दृश्य को निहार रहे हैं। हम लोग राजघाट के पास हैं इस समय और ये कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या अनुभव इन लोगों का है ये इस क्रूज पर। आज सुबह इधर आया ना, स्नान करके मंदिर आया, 10 मिनट में आज मैं भगवान को देखा। आज कार्तिक दीपम है, कोयम्बटूर से तमिलनाडु पीपल बहुत अच्छा वो फंक्शन करती है। उस दिन में चांस किया ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रही है। सुबह से फुल मंदिर देखा, गाड़ी अरेंज किया, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। मेरे को बहुत हैप्पीनेस है क्योंकि इधर बहुत पूरा कार्ट वगैरह वो एक्सप्लेन करके ये क्रूज में लेके आया हम लोग का, उसका व्यू, उसका क्या इम्पोर्टेंस है पूरा वो बताई के आ रहा है स्पीकर से। सो वो बहुत अच्छा हुआ आणि देखने के लिए पण हम लोग का बहुत वो सुपर वो चांस दूसरा का नहीं मिला गया, अच्छा चांस हम लोग का मिला। आणि वो ब्रिज के साथ आया तो मेरा हम लोग आने का टाइम में सिर्फ एक ट्रेन आ गया। सो वो पूरा लोग बहुत हैप्पी हो गया वो देखने के लिए। नीचे बोट, ऊपर लेकिन ट्रेन, उसके ऊपर कार वगैरह चलते रहते। सो वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, हम लोग बहुत हैप्पी है। ये अपना अनुभव बता रहे हैं किस तरह से राजघाट के इस पुल पर जब क्रूज नीचे था, ठीक उसके ऊपर ट्रेन जा रही थी और उसके ऊपर जो कारें जा रही हैं, एक उत्साह है इनके अंदर, अनोखा अनुभव है और इनके पास तो शब्द नहीं है वर्णन करने का, जो खुशी है इनके अंदर। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हाथीडोब के आश्रित ग्राम सोन डोंगरी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने करीब 4.25 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत सोन डोंगरी रानो पहुंच मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री चौबे ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक के घिवरा गांव में पंचायत स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरपंच दुलौरीन बाई भारद्वाज ने श्री राम जानकी माता के तैलचित्र की पूजा अर्चना कर मानस गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मानस गायन प्रतियोगिता में 6 मानस मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी। पंचायत द्वारा प्रत्येक मंडली को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। ये प्रतियोगिता 15 दिसंबर तक चलेगी।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत मरवाही वन मंडल के पेंड्रा रेंज के दमदम सागौन प्लांट में हाथियों का दल पहुंच गया है। हाथियों ने खेतों में फसलों और कुछ ग्रामीणों के मकानों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं सीमावर्ती जिले के पसान रेंज में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का दल पेंड्रा रेंज के कोटमी परिसर के कक्ष क्रमांक 2196 में विचरण कर रहा है। कोंडागांव जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार और कुपोषण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर लक्षित बच्चों और माताओं को पूरक पोषण आहार सहित गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है। वहीं कुपोषित बच्चों में कुपोषण की रोकथाम और उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र चलाया जा रहा है। अप्रैल माह से अब तक 428 कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 418 बच्चों को सुपोषित किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।